जय हिंद साथियों। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जो है आज का सेगमेंट हम लोग शुरू किया जाएगा। कहाँ से? चीन की क्रांति के साथ शुरू किया जाएगा। चाइनीज रेवोल्यूशन आज के क्लास का विषय वस्तु होगा। गुड मॉर्निंग अनम, गुड्डन, सीमा, पूजा एंड ऑल। चीन की क्रांति, जैसे पिछली क्लास में आपने देखा था, रूस की क्रांति 3 बार क्रांति हुआ था। 1905, मार्च 1917, अक्टूबर 1917। वैसे ही चीन की क्रांति 1911 और 1949 में। द चाइनीज रेवोल्यूशन ऑफ 1911 एंड 1949। ठीक है, अब बढ़ा जाए भाई। आइए जो है चीन की क्रांति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पहले 1911 वाला देखा जाएगा, फिर उसके पश्चात 1949 वाला देखा जाएगा। शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा सा प्रतीकात्मक कुछ शहरों के नाम, कुछ राज्यों के नाम, 3-4 बस हैं, उसे जानना जरूरी है। एक शहर कौन है? एक शहर नॉन किंग है। दूसरा शहर जो है कियांगसी है। तीसरा शहर सेंसी है। चौथा शहर मंचूरिया है। बस इतने ही राज्य जो हैं, बस इतने ही राज्यों का नाम जानना है। बेसिक बेसिक चीजें बस क्लियर करना है। तो नानकिंग है, कियांगसी है, सेंसी है, मंचूरिया है। मात्र 3 नाम पे याद रखना है। कौन है? सन यात सेन है, चान काई शेक हैं। सन यात सेन है, चान काई शेक हैं, और अगले जो हैं माओ त्से तुंग है। बस 3 व्यक्तियों का नाम याद रखना है। सन यात सेन, चान काई शेक, माओ त्से तुंग। 2 और शब्द याद रखना है, या 3 शब्द कह सकते हैं। एक जो है मांचू वंश है। दूसरा बॉक्सर विद्रोह है। तीसरा CCP है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। मांचू वंश, बॉक्सर विद्रोह, CCP। बस इतने ही
इतने का ही काम है, पूरी चीन की क्रांति का कहानी खत्म है। चीजों को जितना सरल तरीके से समझा जाए उतना ही ज्यादा क्या होता है, उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो चीन की क्रांति में कहां पे आना है, हमें चीन की क्रांति के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे आना है। चीन की क्रांति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आना है। ये जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है अभी 1911 वाला देखा जाएगा। पहले कौन सा देखना है, पहले 1911 वाला देखा जाएगा, फिर इसके पश्चात 1949 वाला देखा जाएगा। चीन क्या था, चीन भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे को देखते हुए बंद अर्थव्यवस्था की नीति का पालन 19वीं शताब्दी में कर रहा था। कुछ ऐसा ही आप लोगों ने जापान को भी देखा था। जापान भी भारत के हश्र को देखकर, जो कहा जाता है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो जापान भी क्या था, जापान भी जो है इसी तरह से बंद अर्थव्यवस्था किया था। चीन भी बंद अर्थव्यवस्था का पालन कर रहा था और इसे जबरन पश्चिमी देशों के द्वारा खोला गया। तो फोर्सफुली क्या होता है, फोर्सफुली जो है इस मार्केट को ओपन किया जाता है। ठीक है, अब क्या है भाई, विश्व इतिहास में एक शब्द बार बार आ रहा है, बार बार। ये सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, अभी तक आप लोग का अभिवादन आ ही रहा है। नेहा है, अंशुमान है, रेनू है, आरिफ हैं, शमा, परवीन है, निशा है, और जिनका नाम छूट गया हो उन सभी लोगों का एक बार में 8-10 ही दिखाता है। ठीक है, तो चलिए भाई, कल आप लोगों ने बताया कि आप लोग का बैच जो है अंतिम पड़ाव पे शायद अब खत्म होने वाला है। तो चीन की क्रांति हम लोग कर रहे हैं। चीन की क्रांति में चीन 19वीं शताब्दी में बंद अर्थव्यवस्था का पालन कर रहा है। इस बंद अर्थव्यवस्था को जैसे जापान के बाजार को जबरन खोला गया, वैसे जो है इनके भी बाजार को जबरन खोला गया। अब एक चीज समझना जरूरी है, भारत और चीन में अंतर क्या है। भारत की तरह चीन पर पूर्णतः कब्जा नहीं हुआ था। जैसे लगभग संपूर्ण भारत पर उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, ब्रिटेन ने हर जगह कब्जा किया था। चीन का केवल कोस्टल एरिया जो रहता है, तटीय क्षेत्र जो रहता है, इस पर ही पश्चिमी पूंजीवादी देशों ने कब्जा किया था और यहां से अपने व्यापार को करते थे। जैसे फ्रांसीसी भारत से हरा भी दिए गए, तो तटीय क्षेत्रों पे उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां रखी हुई थी। पुर्तगाली भी हरा दिए गए, फिर भी गोवा, दमन दीव पे उनका कब्जा बना रहा। तो वैसे क्या है,
पूर्णतः चीन कभी गुलाम नहीं रहा, उसके तटीय क्षेत्रों पर पूंजीवादी देशों ने क्या किया, कब्जा किया था, अपने क्या है, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। मैंने कहा कि पूंजीवादी देश किस प्रकृति, किस नीति का पालन करते थे, आम के आम और गुठलियों के दाम। आम के आम और गुठलियों के दाम मीन्स क्या है भाई, तो इस नीति के तहत ये भारत से अमेरिका की क्रांति में आपने देखा था, भारत से चाय ले जाकर के अमेरिका में बेच रहे थे, बोस्टन टी पार्टी घटना। और भारत में अफीम की खेती होती थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार का क्षेत्र हुआ, अफीम की खेती करते थे और ले जाकर के चीन में बेचते थे। चीन के युवाओं में ये लत लगा रहे थे, जो वो कौन से गाने के बोल है ना, दम मारो दम मिट जाए गम। कहने का अर्थ क्या है कि युवाओं को एडिक्शन दिया जाए, एक लत लगाई जाए, नशे की लत। तो चीन को लगता है कि ये तो हमारी जो युवा पौध है, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उसे तो एक अंधकार के रास्ते में जानबूझकर ढकेला जा रहा है। तो चीन क्या किया, चीन बाकायदे ब्रिटेन से 2 अफीम युद्ध लड़ा था। अफीम कहा जाता है ना, ओपियम वॉर लड़ा था। ब्रिटेन से 2 अफीम युद्ध लड़ा था। ब्रिटेन फॉट 2 ओपियम वॉर। अब ये जो 2 अफीम युद्ध है, इससे क्या होता है, अफीम के व्यापार को जबरन उन पर थोपा जाता है। कौन सा वंश शासन कर रहा था, तो चीन पर मांचू वंश शासन कर रहा था। कौन है भाई, मांचू राजवंश का शासन है। और वर्ष कौन सा है, 1900 है। और चीन की जनता और विशेष करके किसान जो हैं, इन विदेशी शोषणों से परेशान हैं और विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए कौन सा विद्रोह, बॉक्सर विद्रोह करेंगे। बॉक्सर विद्रोह करेंगे। बॉक्सर रिबेलियन, इसे बॉक्सर विद्रोह कहा जाएगा। मूलतः किसके द्वारा, चीन के युवाओं का समर्थन मिलेगा और किसानों के द्वारा यह विद्रोह किसके खिलाफ, केवल ब्रिटेन के खिलाफ नहीं, जितनी भी विदेशी शक्तियां जबरन चीन के तटीय क्षेत्रों पे कब्जा जमाए हैं, उनको अपने देश से उखाड़ फेंकने के लिए होता है। इस विद्रोह को क्या होता है, इस विद्रोह को विदेशी सेना जबरन दबा देती है, जबरन दबा देती है। और इससे क्या होता है, इससे लोगों में निराशा होता है, लोगों में निराशा व्याप्त होता है। और क्या रहता है, जिस समर्थन की उम्मीद रहती है
मांचू राजवंश से बॉक्सर विद्रोह में आशातीत, मतलब जो आशा रहती है वो समर्थन नहीं मिल पाता है, वो समर्थन नहीं मिल पाता है। तो आगे क्या है भाई, निराशा केवल विद्रोह के असफलता से नहीं है, निराशा कहीं न कहीं मांचू राजवंश की सत्ता से भी है। अब इसी मांचू राजवंश के विरोध में क्या होगा, इसी मांचू राजवंश के विरोध में वर्ष 1911 है, और वर्ष 1911 में चीनी गांधी कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है, अब गांधी जी से तुलना किया जा रहा है, इसी से आप समझ सकते हैं कि इनका ओहदा क्या रहा होगा, किस स्तर का चीन में इनका सम्मान रहा होगा। तो वर्ष 1911 में चीनी गांधी डॉक्टर सन यात सेन के नेतृत्व में क्या होगा, सन यात सेन के नेतृत्व में क्रांति होगी, इनके नेतृत्व में क्रांति होगा। और क्या होगा, राष्ट्रवादी, मांचू राजवंश हटा दिया जाएगा, राष्ट्रवादी सरकार का गठन होगा। राष्ट्रवादी सरकार का गठन, एक शब्द प्रयोग करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कोमिंटांग, KMT कहा जाता है, जैसे हमारे यहां पे BJP कहा जाता है। तो कौन है भाई, कोमिंटांग पार्टी है, कोमिंटांग पार्टी की सरकार बनेगी। क्रांति हुआ, कौन हटा भाई, इस क्रांति में मांचू वंश प्रतिस्थापित हुआ, मांचू राजवंश प्रतिस्थापित हुआ, प्रतिस्थापित हुआ। यहां तक का मामला सही है, 1911 तक का मामला सही है। ममता, ज्योति, सुशीला, दिलीप, सिकंदर, आशिया, नेहा व अन्य लोग। 1911 की क्रांति हो गई भाई, मांचू राजवंश प्रतिस्थापित हो गया, यहां तक का मामला सही है। असल क्रांति 1949 वाली है, असल क्रांति 1949 वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सन यात सेन जैसे भारत में गांधी जी कोई पद धारण, भारत की स्वतंत्रता के बाद कोई पद धारण नहीं करते हैं, एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में रहते हैं, एक प्रकाश पुंज के रूप में रहते हैं। सन यात सेन अब किस भूमिका में आते हैं, 3 सिद्धांतों का पालन, सिद्धांत को केंद्र में रखकर, केंद्र में रखकर क्या करते हैं, चीन के पुनर्निर्माण के यात्रा का नवीन शुभारंभ करेंगे, नवीन शुभारंभ करेंगे।
जैसे कल आप लोगों ने रूस की क्रांति में देखा कि रोमनोव वंश, जो जार निकोलस द्वितीय राजा रहते हैं, उनके शासन को समाप्त किया गया और साम्यवादी सरकार ने एक नवीन रूस की आधारशिला रखी। वैसे ही सन यात सेन नवीन चीन के पुनर्निर्माण की नवीन यात्रा की शुभारंभ करेंगे। इनके 3 जो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, ये कौन से हैं? तो 3 गाइडिंग प्रिंसिपल जो हैं, नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म अर्थात राष्ट्रवाद। अगला जो है डेमोक्रेटिज्म है, डेमोक्रेटिज्म मीन्स गणतंत्रवाद। अगला जो है सोशलिज्म है, मीन्स की समाजवाद। तो ये 3 क्या रहते हैं? ये 3 इनके सिद्धांत चीन को फिर से पुनर्निर्माण या नवीन मार्ग पर लाने के लिए। जैसे गांधी जी उदार थे, उदार थे मीन्स कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं भाई भाई, ना को काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वैसे ही क्या है, वैसे ही सन यात सेन राष्ट्रवादी विचारधारा के रहते हैं। राष्ट्रवादी सरकार का गठन भी होता है, लेकिन मन में समाजवाद को लेकर कोई बैर भाव नहीं रहता है। गांधी जी की भी आप लोकप्रियता देखेंगे कि मुस्लिम समुदाय के द्वारा भी गांधी जी बहुत ज्यादा लोकप्रिय रहते हैं और अन्य नेताओं की वो लोकप्रियता किसी की भी अन्य कौम में नहीं थी जो गांधी जी की लोकप्रियता थी। मैंने एक बार बताया था कि गांधी जी को महान हम भारतीयों ने बनाया, उन्हें महानतम ग्रेट हमने बनाया, ग्रेटेस्ट उन्हें पश्चिमी विश्व ने बनाया, ग्रेटेस्ट उन्हें पश्चिमी विश्व ने बनाया। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से सन यात सेन हर वर्ग के द्वारा सम्मानित रहते हैं। अब आगे की कहानी क्या है? तो आगे की कहानी वर्ष 1917 में रूस की क्रांति की सफलता का प्रभाव क्या पड़ा भाई? पूरे विश्व पे पड़ा था। कल आपने देखा था चीन में साम्यवादी विचारधारा की लोकप्रियता बढ़ना शुरू हुआ। और क्या होता है, और 1920 ईस्वी में सीसीपी की स्थापना होता है। किसकी स्थापना होता है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होता है। जैसे भारत में महेंद्रनाथ वो रहते हैं, एमएन रॉय रहते हैं, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किया। वैसे ही चीन में क्या हुआ? चीन में सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ।
और धीरे धीरे ये और लोकप्रियता पाता चला गया। अब क्या है, चीन में वर्ष 1925 तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, सब कुछ सामान्य चलता रहा, परंतु क्या होता है 1925 तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, परंतु 12 मार्च 1925 का दिन है, 12 मार्च 1925 ईस्वी क्या हो गया भाई, सन यात सेन की मृत्यु हो गई। सन यात सेन की मृत्यु, और सन यात सेन की मृत्यु के पश्चात क्या होता है, डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु से क्या होता है, राष्ट्रवादी सरकार का नेतृत्व, राष्ट्रवादी सरकार का नेतृत्व किसके हाथों में आ जाएगा, तो राष्ट्रवादी सरकार का नेतृत्व चान काई शेक के, चान काई शेक के नेतृत्व में आ जाएगा। चान काई शेक गॉट द लीडरशिप ऑफ द नेशनलिस्ट लेड गवर्नमेंट ऑफ चाइना। कब की बात है, 1925 की बात है। इसी को कहा जाता है संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। एक सद्गुणी व्यक्ति अगर कीचड़ में भी रहता है ना तो कमल खिला सकता है, और दुर्गुण व्यक्ति को ना टाइल्स वाले ऐसो आराम की जगह पे ले जाइए, वो पूरा कीचड़ फैला देगा। सन यात सेन तक सब कुछ सामान्य था, इनके मरने के साथ क्या हुआ, चान काई शेक ये भीरू प्रवृत्ति का व्यक्ति था। भीरू प्रवृत्ति में तक कह सकते हैं कामचोर, जितनी भी गलत शब्द यूज कर सकते हैं वो सारी खूबियां इसके अंदर थी। कामचोर था, ईमानदार नहीं था, भ्रष्ट था, उसके साथ साथ जीलस था, जीलस मतलब ईर्ष्यालु था, संकालु था, डाउटफुल था, कायर था, कोवार्डिस था। जितने गलत शब्दों को समझ रहे हैं लगभग सारे दुर्गुण कूट कूट कर भरा हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से एक बार लॉग आउट कर लीजिए। दिस इज द आईफिल जैनेंद्र हैं। अगर किसी के मोबाइल में कुछ इशू आता है, बफरिंग कर रहा है या बफरिंग कर रहा है, तो वो आपके इंटरनेट का पैकेज खत्म हो गया है या कोटा जो है पूरा होने वाला है। बाकी कुछ है तो लॉग आउट करके आप एक बार मोबाइल को जितने भी ओपन विंडो हैं उसको क्लोज कर लीजिए,
क्लोज करने के बाद फिर से रीस्टार्ट कीजिए और रीस्टार्ट करने के बाद फिर से कोर्स को ज्वाइन कीजिए, फिर 90% चांस रहता है बेहतर चलेगा। अब क्या है भाई, चान का सेक आ गए, बुराइयां ही बुराइयां हैं। अभी मैंने कहा ना ऋष्यालु है और संकालु है, डाउटफुल भी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये धीरे धीरे ये व्यक्ति जो है धीरे धीरे अपना एक नवीन लक्ष्य बनाता है, और ये नवीन लक्ष्य क्या है, साम्यवादियों के दमन का लक्ष्य बनाएगा। क्यों भाई साम्यवादियों के दमन का लक्ष्य बनाएगा? क्योंकि इसे साम्यवादी जो हैं राष्ट्रवादी सरकार के लिए एक खतरा, इनकी जो लोकप्रियता बढ़ रही है, इस बढ़ती लोकप्रियता से इनके लिए एक खतरा समझ में आएगा। राष्ट्रवादी सरकार के लिए साम्यवादी एक खतरा समझ में आएंगे, और क्या करेगा, वर्ष 1927 से 1927 ईस्वी से निरंतर साम्यवादियों पर आक्रमण करेगा। निरंतर साम्यवादियों पर आक्रमण करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से साम्यवादियों को अब ये समाप्त करना चाहता है। क्यों? क्योंकि ऋष्यालु है, संकालु है। अब फिर से उस मैप पर आ जाते हैं। साम्यवादियों का गढ़ कहां पे था? कियांग्सी जो है साम्यवादियों का गढ़ रहता है। नॉन किंग क्या रहती है? नॉन किंग राष्ट्रवादी सरकार की राजधानी रहता है। मंचूरिया पे क्या रहता है? मंचूरिया पर वर्ष 1931 से जापान का कब्जा रहेगा। चलिए भाई, अब ये क्या करते हैं, अब ये जो है नॉनकिंग में राजधानी है, नॉनकिंग से कियांग्सी पर साम्यवादियों के दमन की रणनीति अपनाएंगे। कौन? चान काई शेक नॉनकिंग से कियांग्सी पर साम्यवादियों के दमन की नीति अपनाएंगे, दमन की नीति अपनाएंगे। और जो नरसंहार कहा जाता है ना, वो नरसंहार की इनका नामो निशान ही मिटा दिया जाए। साम्यवादियों का नेता कौन उभर गया था? तो साम्यवादियों का नेता अब आकर माओ त्से तुंग उभर गया था। अब आकर साम्यवादियों का सर्वमान्य नेता कौन है? सर्वमान्य नेता माओ त्से तुंग हो गया है। वर्षों के लगातार साम्यवादियों के दमन की नीति से क्या होता है? वर्षों के
लगातार साम्यवादियों के दमनात्मक नीति का परिणाम क्या होगा? 16 अक्टूबर 1934 है। 16 अक्टूबर 1934 ईस्वी को इनको लगा कि अगर कियांग्सी नहीं छोड़ेंगे तो चांद का इसे चुन चुनकर सबको मार देगा, चुन चुनकर सबको मार देगा। अतः साम्यवादियों के अस्तित्व को बचाया जा सके तो 16 अक्टूबर 1934 का दिन रहता है। साम्यवादी कौन सा निर्णय लेंगे? साम्यवादी महाप्रस्थान का निर्णय लेंगे। महाप्रस्थान का निर्णय लेंगे। ठीक है। अब जो है साम्यवादी महाप्रस्थान का निर्णय लेंगे कहां से कहां के लिए? तो कियांग्सी प्रांत से शेंसी प्रांत के लिए, शेंसी प्रांत के लिए, कान खोल के जरा सुनिएगा। एक शब्द कहा जाता है न भूतो न भविष्यति। एक ऐसी घटना, मैं चीन के इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं, समस्त विश्व के इतिहास की बात कर रहा हूं। आपका सिलेबस आधुनिक विश्व का सिलेबस है, मैं समस्त आधुनिक विश्व के इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं। मानवता के, सभ्यता के इतिहास से, मतलब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक विश्व के इतिहास की बात कर रहा हूं। संपूर्ण विश्व इतिहास में न भूतो न भविष्यति, न तो कभी ऐसा हुआ था और मेरा विश्वास है न तो फिर कभी ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि अब मानव की सामर्थ्य, अब तकनीक पे इतना मानव निर्भर हो गया है कि मानव की सामर्थ्य में ही नहीं है। ये महाप्रस्थान कियांग्सी से शेंसी की दूरी कितनी थी? तो कियांग्सी से शेंसी की दूरी 9000 किलोमीटर। ये दूरी कितनी है भाई? तो ये दूरी 9000 किलोमीटर की, लगभग थोड़ा ज्यादा ही हो सकता है। 6000 मील, एक मील में 1.6 किलोमीटर। अब मुद्दे की बात आपको लगेगा कि ये कैसे गुरुजी संभव हो सकता है? 9000 किलोमीटर मतलब मजाक है क्या? मैं भी कई बार बोला ना कान खोल के सुनिएगा, फिर से कह रहा हूं कान खोल के सुनिए। भारत का उत्तर से दक्षिण का कोई दूरी मुझे बताइए जरा। तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की लंबाई कितनी है? या पूरब से पश्चिमी बता दीजिए। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की लंबाई कितनी है? जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, तुरंत मैं प्रूफ करता हूं। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। हमसे 3 गुना बड़ा देश चीन है, लगभग 96 लाख वर्ग किलोमीटर।
लगभग 95-97 लाख वर्ग किलोमीटर, थोड़ा सा ही कम अमेरिका है, लगभग 95 लाख वर्ग किलोमीटर। ये 3200 किलोमीटर की दूरी है। सारे लोगों का गलत ही आ रहा है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी लगभग 3200 किलोमीटर है। हाँ, अमरेंद्र ने सही बताया। तो अब भाई 3 गुना बड़ा हमसे चीन है, तो 9000 किलोमीटर एक वास्तविक दूरी है। 9000 किलोमीटर इन्हें कैसे चलना था? 9000 किलोमीटर पैदल चलना था, कियांगसी से सेंसी पैदल चलना था। इस महाप्रस्थान में अवरोध क्या था? तो इस महाप्रस्थान में प्राकृतिक अवरोध रहता है। ये सड़क मार्ग से अगर गए रहते ना, सड़क मार्ग से दूरी कम रहता, परंतु सड़क मार्ग से क्या था? सड़क मार्ग से कोई जिंदा जा ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हाथ धोकर चांद शेक साम्यवादियों के पीछे पड़ा था। तो जानबूझ करके सड़क मार्ग का रास्ता न अपना करके इन्होंने नदियों को, नदी घाटियों को, बर्फीले और दुर्गम पहाड़ों को, घने जंगलों को पार करने की नीति अपनाई। अब सेना के पास क्या है भाई? सेना के पास अगर कहेंगे तो यह घटना 1934 की है। मतलब सेना जो है, टैंक है, गाड़ियां हैं, बख्तरबंद जो गाड़ियां हैं, तो सड़क से इनको कैसे जाना था? ये पूरी जनसंख्या के साथ महाप्रस्थान कर रहे हैं। 90,000 लोग जो है 16 अक्टूबर 1934 को कियांगसी से सेंसी के लिए प्रस्थान। 90,000 लोग। एक गांव की जनसंख्या कितनी होती है आज की मैं बात, वो भी भारत जैसे देश में? 2000, 2500, 3000। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि ये सोचे कि सड़क मार्ग से जाएंगे तो इनके पास तो सरकारी साधन है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, टैंक हैं, मार देंगे। और इनके पास, आम जनता के पास क्या होता है भाई? पैदल जाना था। जानबूझ के निर्णय लिया कि हम दुर्गम घाटियों से जाएंगे, तो उनकी सेना को भी पैदल ही आना होगा, घाटियों को पार करना है। घने जंगल से जाएंगे, उनकी सेना को भी वैसे ही आना होगा। तो एक कहावत सुने हैं ना कि आगे पहाड़ और पीछे खाई। इन साम्यवादी की चुनौती आगे प्राकृतिक अवरोध है। जब ये महाप्रस्थान करते हैं तो चांद शेक जो है इनके पीछे अपनी सेना लगाता है। मतलब आगे दुर्गम प्राकृतिक अवरोध और पीछे चांद शेक की कोमिंटांग की सेना है। और चलना कैसे है? पैदल चलना है। कहा जाता है भाई ना, आईएएस बनना है, आईएएस बनना है। आप भी जान रहे हैं कि राह आसान नहीं है। 100 बार कह चुका जो है कि इतिहास सिलेबस नहीं। ये भी हमारी तरह मानव ही है, इन्हीं की कहानी, मानव की कहानी सुन रहे हैं। मानव की ही त्याग की कहानी सुन रहे हैं। पूरे आधुनिक भारत में आप देखेंगे कि जान हथेली पर ले आए रे। आपको कम से कम जान की बाजी तो नहीं लगानी है भाई ना। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जान की बाजी तो नहीं लगी है ना। एक कमरा होगा, कमरे में पंखा, कम से कम पंखा तो लगा ही होगा। भरपेट 2 वक्त का भोजन मिल रहा है। इनको जरा समझिए, इनकी त्याग और बलिदान की कहानी सुनिए। पैदल चलना है, और पैदल में बस केवल आपकी तरह नौजवान नहीं है, उसमें बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं।
अरे एक जो कहा जाता ना कि 18 से लेकर के 40-45 साल वाला कार्यशील, वो 15 किलोमीटर चल सकता है। घर के जो 70 साल के बूढ़े माँ बाप हैं वो कितना पैदल चल पाएंगे? या जो छोटा बच्चा है भाई, 5 साल 6 साल का बच्चा है, कितना पैदल चल पाएगा और कितने दिन पैदल चल पाएगा? थोड़ा थोड़ा अब एहसास हो रहा होगा कि सब कुछ दांव पे लगा हुआ था। अरे जान की बाजी लग गई तो अब बचा क्या भाई? आगे दुर्गम जंगल है, पहाड़ है, तो उसमें हिंसक जानवर भी हैं और पीछे चाणक्य सिख की सेना है। उस भावना को समझिए ना। मैं थोड़ा सा वास्तविकता की धरातल पे खींचना चाहता हूं। आज बस अपने ऊपर जो बीतता है ना, आदमी को उसका गम नहीं रहता है। मार देगा मार दे कोई। जब बात अपनों की आती है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये रहे कि हमारे माँ बाप मार दिए जाएंगे, हमारे बच्चे और जो भाई बंधु हैं, वो उस भावना को आप समझ सकते हैं कि वो कौन सी मनोस्थिति रही होगी, वो कौन सी भावनाओं का सैलाब रहा होगा। और उसमें क्या है? महाप्रस्थान का निर्णय लिया गया। अब मुद्दे की बात क्या है भाई कि यह भी नहीं है कि बड़ा खुशी खुशी जाना है। इस यात्रा को जितना जल्दी पूरा करना है कर लिया जाए। क्यों मैंने शब्द प्रयोग किया न भूतो न भविष्यति? इस संपूर्ण यात्रा को मात्र 1 वर्ष में पूरा किया गया। 16 अक्टूबर को शुरू हुआ 1934, 20 अक्टूबर 1935 को क्या हुआ? यात्रा संपूर्ण हुआ। यात्रा संपूर्ण हुआ मीन्स कि ये कियांगसी से सेंसी कितने दिनों में? 9000 किलोमीटर 1 साल 4 दिन में पहुंच गए। इसमें 100 दिन इन्होंने मात्र आराम किया था। 100 दिन ये मात्र आराम क्या किया था? जैसे नदी आ गया तो नदी भाई दुर्गम प्राकृतिक रास्ता है, तो 90,000 जनसंख्या पार कैसे करेगी? तो आसपास के वृक्षों को काटते थे, काट करके नाव बनाते थे। नाव बना करके मान लीजिए 40-50 नाव बनाए, एक एक बार में 100-100 लोग अगर जा रहे हैं 40-50 से ऐसे करके पूरी जनसंख्या को पार कराना हो, तो जो 100 दिन आराम नहीं था, 100 दिन जो है वो प्रोसेस था कि कोई भी अगर चुनौती आ गई तो उसे पार कैसे करना। मीन्स मोबाइल में कैलकुलेटर होगा, आप जोड़ लीजिए 370 दिन में 100 दिन तो निकल गया, मात्र 270 दिन में 9000 किलोमीटर गए। लगभग 30 किलोमीटर 32-33 किलोमीटर प्रतिदिन आएगा। बत्तीस 33 किलोमीटर आपसे एक दिन कह दिया जाए कि एक दिन जरा पैदल चलिए, और सड़क पे जो एकदम प्लेन रोड बना हुआ है, हालत खराब, मतलब कह तो रहा हूं ना, कलेजा निकल करके बाहर आने लगेगा। एक दिन अगर चल लिए तो 2 दिन कह दिया जाए, 4 दिन 5 दिन कह दिया जाए, 10 दिन के बाद तो जान निकल जाएगा। पैदल चलना है। यहां पे पूरी जनसंख्या, मतलब आप ये सोचिए कि 33-34 किलोमीटर बच्चे भी चल रहे हैं, बुजुर्ग भी चल रहे हैं। हाँ, अभी सही आंकड़ा 33.33 किलोमीटर। और क्यों सिलेबस समझ रहे हैं, क्यों कहानी समझ रहे हैं? जरा वास्तविकता के धरातल पे समझिए भाई ना। इसे सिलेबस और कहानी मत समझिए, इसे ये सोचिए कि और मनोस्थिति क्या थी कि आज मार दिए गए कि कल मार दिए गए। पीछे डर है, पीछे उसकी सेना पड़ी हुई है, जल्दी से पार करना है, जल्दी से निकलना है। न भूतो न भविष्यति। अब आगे भी दुनिया के इतिहास में यह नहीं सुनेंगे कि 9000 किलोमीटर कोई पैदल चलेगा। और कितने चले थे भाई? चले थे, जो महाप्रस्थान हुआ तो 90,000 लोग चले। 90,000 लोग चले,
एक साल के बाद पहुंचे कितने? तो एक साल के बाद मात्र 20,000 जीवित पहुंचे, मात्र 20,000 जीवित पहुंचे। हर पांचवा, मतलब हर 5 में से कह सकते हैं कि 4 मर गया। 20 5 100 होता है, हर 5 में से 4 मर गया, बस एक जिंदा पहुंचा। मतलब सबने अपनों को, अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वन को क्या किया था? अरे भाई, हाड़ कपा देने वाला वो है। हर परिवार से, अरे 90,000 मतलब लाख में से 20,000 बचे, मतलब कितना हुआ? 80% मर गए, 20% पहुंचे। 80% मर गए, मतलब आप समझ रहे हैं कि हर परिवार का अधिकांश मर गए। अगर 5 लोगों का कहा जाता ना कि हम 2 हमारे 2, 6 लोगों का परिवार है तो केवल एक जिंदा पहुंचा। आप वो विडंबना समझिए कि क्या, किस तरीके का त्याग, किस तरीके की बलिदानी थी। और कहां पहुंचे भाई? कियांगसी से सेंसी पहुंचे। जब सेंसी पहुंचे तो हाय रे चाणक्य शेख की कायरता, शब्द लिखा हूं ना, भीरू प्रवृत्ति का था। चाणक्य शेख भीरू प्रवृत्ति का था। हाय रे इसकी कायरता कि जब ये सेंसी पहुंचे यहां से महाप्रस्थान करके, तब भी अपनी सेना भेजता है सेंसी में साम्यवादियों के दमन के लिए, साम्यवादियों के दमन के लिए। अपनी सेना कियांगसी में तो दमन कर ही रहा था, मात्र 20,000 बच्चे हैं, उनको भी कहता है इनको भी समूल नाश करो, वहां भी भेजता है। अब क्या रहेगा? यहां पर माओ है, सेंसी में इनका नेता माओ है। माओ क्या कहता है? माओ इनसे कहता है, चाणक्य शेख से कहता है, जो नानकिंग में बैठा है, कहता है सेंसी के बगल में एक विदेशी 1931 से मंचूरिया पे कब्जा किया है। कहता मैं जहां पे आया हूं, जस्ट उसके पड़ोस में एक विदेशी जापान जो है 1931 से कब्जा किया है। और कहता है लेस मात्र की भी अगर शर्म बची हो, लेस मात्र की अगर नैतिकता बची हो, तो आओ पहले एक विदेशी को अपनी मातृभूमि से बाहर खदेड़ा जाए, फिर हमारा तुम्हारा जो तनाव है, हमारा तुम्हारा जो टसल है, उसके बाद में समझा। एक गीत के बोल कहा था ना कि शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम हम यह सोचकर सह गए। माओ कहता है कि मैं अपनी चीन, वो कहा कि चीन की सेना जो चाणक्य शेख भेज रहा है, वो कहता है चीन की सेना हमारे चीनी भाई हैं, और अपने चीनी भाई पे मैं 90,000 में 70,000 मर गए, 20,000 पहुंचे थे। सोच की पराकाष्ठा देखिए कि वो कहता है कि मैं अपने चीनी सैनिकों पे हथियार नहीं उठाऊंगा। तुम हमें क्या करते रहे, तुम हमें मारते रहे, हम अपने चीनी सैनिकों पे हथियार नहीं उठाएंगे। और कहता है कि इतना सेना हमारे पीछे भेजो, अगर लेस मात्र की नैतिकता शर्म बचा हुआ है तो आओ तुम और हम दोनों मिल जाते हैं, और पहले एक विदेशी को अपनी भूमि से खदेड़ते हैं, और खदेड़ करके क्या करते हैं, फिर हमारा तुम्हारा जो वो रहेगा, तुम्हारा जो भी हमारे खिलाफ घृणा है, प्रतिशोध है, तुम, अरे 90,000 में 70,000 मर गए, 20,000 बचे, फिर जो बदला लेना होगा ले लेना, लेकिन पहले क्या करना है,
पहले एक विदेशी को देश से खदेड़ना है। ये सोच कहां से आई भाई? ये महानता की पराकाष्ठा है। कोई अपने घर के सदस्य को मार दे और मारने के बाद उसके प्रति ये भावना आएगा ही नहीं। ये रहेगा कि टी फॉर टैट, मानवता की, मानव का ये वो है, स्वभाव है। अब कहने का अर्थ क्या है कि जो चीनी जनता है, सरकार भले कोमिंटांग चांगकाई शेक की है, लेकिन चीनी जनता को लगता है कि वाह, क्या सोच की पराकाष्ठा है। नेता होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए कि सब मार दिए गए, मात्र 20% बचे, उसके बाद भी भावना अपनों को खोने का नहीं, एक विदेशी को, मतलब भावना चीन की मातृभूमि गुलाम है, दास्ता में है, मंचूरिया गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा है। जो अपने ऊपर जख्म है उसका दर्द नहीं है, दर्द इस बात का है कि इन्हें अपने देश से बाहर, विदेशी को देश से बाहर खदेड़ना है। अब आम जनता का समर्थन धीरे धीरे राष्ट्रवादी से कहां पे शिफ्ट हो रहा है? धीरे धीरे समर्थन साम्यवादियों की तरफ जा रहा है कि क्या नेता है, क्या नेतृत्व है। बाहुबली मूवी आप सभी लोग देखे होंगे। बाहुबली मूवी में एक बज था ना, शायद आप लोग उस समय उम्र कम रही होगी। बाहुबली जब पार्ट 1 आया था तो आप लोग की उम्र थोड़ा कम रहा होगा, लेकिन साल 1.5 साल तक ये बज था कि कडप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कडप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। जब पार्ट 2 आया, तब जब कडप्पा मार करके, बाहुबली को मार करके जब जाता है शिवगामिनी देवी के पास, पिक्चर को केवल ना आपके देखिए उम्र का तकाजा ये है। अगर खुद से अपने आप को झकझोर पा रहे हैं, अगर खुद से अपने आप को झकझोर पा रहे हैं, तब तो अति उत्तम है। नहीं तो ना, जो जवानी का नशा है उससे बाहर निकलिए, जो युवावस्था की सोच है उससे बाहर निकलिए। बैच आप लोग का समाप्त होने वाला है, 2-3 महीने में समाप्त हो जाएगा। अगर इतिहास को याद कीजिएगा तो बस केवल एक लाइन मेरा याद कीजिएगा कि इतिहास केवल सिलेबस नहीं है, इतिहास जिंदगी का आईना है। पिक्चर केवल इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। पिक्चर अगर देख रहे हैं तो वहां भी एक आईएएस को कहा जाता है ना, हर चीज में उसके तैयारी उसको दिखना चाहिए, मेरी तैयारी का क्या है। कडप्पा बाहुबली को मारता है, दोनों हाथों में रक्त रहता है, वो रक्त जाके उनके हाथों पे, शिवगामिनी देवी के हाथों पे लगाता है और कहता है कि जिसको आपने मारने के लिए भेजा था, मरते समय वो अपने पत्नी और पत्नी के गर्भ में बच्चे के बारे में नहीं कहा। मरते समय उसने, जिस मां ने अपने बेटे को मारने के लिए भेजा था, मरते समय उसने ये कहा कि मामा, मां का ध्यान रख। कडप्पा को वो मामा कहता था, कहता है मामा, मां का ध्यान रख। मर रहे हैं, लेकिन चीनी जनता का समर्थन क्यों मिल रहा है कि बाप मार दिया गया, किसी का भाई मार दिया गया, किसी का बेटा मार दिया गया, लेकिन निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे। मतलब उसके बाद भी एक विदेशी जो है हमारी भूमि पे, ये भावना है, पहले उसे खदेड़ना है। चांगकाई शेक अब खुद आता है कि नहीं, मतलब किस, माफ कीजिएगा जो शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन कायर था भाई वो। कायरता का आलम यह कि माओ कह रहा है कि आओ जापानियों से लड़े, वो खुद पहुंचता है और पहुंच करके जापानियों को प्राथमिकता नहीं देता है, एक विदेशी मातृभूमि को कब्जा किया उसको प्राथमिकता देता है कि तुम्हारा समूल नाश करना है। साम्यवादी जो है क्या करते हैं,
चांद का इस शेख को पराजित करते हैं, उसे कैद करके लाते हैं। कान खोल के सुनिएगा, चांद का इस शेख पराजित, उसे कैद करके लाते हैं, ला करके बंद करते हैं अपने यहां पे, ला करके बंद करते हैं। प्रतिशोध में तो मार देना चाहिए था भाई कि तुमने हमारे 80% को मारा, तुम ही साक्षात मिल गए हो, मार दिया जाए। लगभग सप्ताह भर या 10 दिन के आसपास में उसको कैद में रखते हैं और उसे मनाते हैं कि हम तुम बाद में समझ लेंगे, समझौता करो कि आपस में नहीं लड़ेंगे, जापान से लड़ेंगे पहले। जब कैद हुआ तो समझौता 1937 में समझौता हुआ कि जापान से लड़ेंगे, उसके बाद फिर अपने मसले को देखा जाएगा जब पूरा चीन स्वतंत्र हो जाएगा। अब कैद में है, मरता क्या न करता, समझौता हो गया। जब छोड़ते हैं तो छोड़ने के क्या होता है, कुछ ही दिनों के बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो जाता है 1939 में। वर्ल्ड वॉर, चूंकि समझौता 1937 में हो गया है। अभी मैंने कहा कि दुर्गुणी व्यक्ति रहेगा तो वो महल को भी कीचड़ बना देगा, और सद्गुणी व्यक्ति रहेगा वो कीचड़ में भी कमल खिला देगा। साम्यवादी जाते हैं तो इनके अंदर सत्ता का गुरूर नहीं था, बहुत बड़ा जो है कि हम बड़े लोग हैं इसका अहंकार नहीं था। ये कदम से कदम मिलाते हैं, सेंसी प्रांत के किसानों के साथ हाथ से हाथ मिलाते हैं, मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं, और कुछ ही दिनों में सेंसी प्रांत में समृद्धि की बयार बहने लगती है। जैसे अपने यहां भारत में इतने सारे राज्य हैं, कुछ राज्य विकसित राज्य की श्रेणी में आते हैं, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है। वैसे सेंसी को इसने क्या किया, सेंसी को इसने समृद्ध प्रांत बना दिया, और इन्होंने क्या किया, जो सन यात सेन दिया था उसका भी गुड़ गोबर कर दिया। पूरे चीन के किसान कराह रहे हैं, पूरे चीन के में आम जनता में निराशा है कि चाइना इससे राष्ट्रवादी सरकार कुछ कर नहीं रही है, और सबके लिए प्रेरणा कौन बन जाता है, सेंसी की समृद्धि सबके लिए प्रेरणा बन जाता है, और उनको लगता है यही नेता सही है, पूरे चीन में यही होना चाहिए, पूरे चीन को ये क्या करेगा, जैसे सेंसी को समृद्ध कर दिया वैसे पूरे चीन को समृद्ध कर देगा। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध में 1937 में समझौता है। अब बाह्य चुनौतियां सबसे बड़ी बाधा हैं, बाह्य चुनौतियों पे ही फोकस रहता है। अब क्या होगा भाई, अब जो है 1945 में वर्ष 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड समाप्त होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रवादी चीनी सरकार मीन्स की चांग काई शेक वही राष्ट्रवादी सरकार है, किसको समर्थन दे रहा था, तो ये सहयोग अमेरिका को, ब्रिटेन को और फ्रांस को दे रहा था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड को जीता कौन भाई, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड की विजित शक्तियां भी यही थी, विजित शक्तियां भी यही देश थे।
अब होता क्या है, आप लोगों ने किया था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो प्रभाव रहता है, प्रभाव ये रहता है कि वैचारिक स्तर पर दुनिया दो भागों में बटा। किसमें बटा भाई? तो दुनिया दो भागों में बटा, साम्यवादी विश्व और पूंजीवादी विश्व। विजेता कौन है? विजेता जो है पूंजीवादी विश्व है। जब विजेता पूंजीवादी विश्व है तो ये विजित शक्तियों का उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य साम्यवाद के प्रचार प्रसार को रोकना था। साम्यवाद के प्रचार प्रसार को रोकना था। साम्यवाद के प्रचार प्रसार को रोकना था। तो कौन इनके लिए खतरा है? इनके लिए खतरा चीन की साम्यवादी व्यवस्था है। खतरा कौन है? तो खतरा जो है माओ है या चीन के साम्यवादी हैं। चीन के साम्यवादी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अभी साम्यवादियों के बारे में आपने देखा कि साम्यवादी चीन में क्या है, माओ और साम्यवादी, उनकी विचारधारा आदर्शात्मक है। उनकी विचारधारा, वो सही में राष्ट्रवादी वो रहते हैं, पहले जापानियों को खदेड़ना चाहते थे। सही में कर्मठ और समर्पण उनका था। सेंसी प्रांत को, एक उजड़े हुए प्रांत को देखते ही देखते चीन के सबसे समृद्ध प्रांत बना दिया। लेकिन पूंजीवादी विश्व क्या है? पूंजीवादी विश्व के लिए साम्यवाद खतरा है। अब क्या होता है भाई? अब 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन, और इस संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को अस्थायी सदस्यता। जब चीन को अस्थायी सदस्यता दिया गया, परमानेंट मेंबरशिप दिया गया, मतलब कि कोमिंटांग या राष्ट्रवादी सरकार को अस्थायी सदस्यता दिया गया। अब विश्व युद्ध समाप्त होते ही क्या होता है? विश्व युद्ध समाप्त होते ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समाप्त होते ही चीन में एक बार पुनः साम्यवादियों और राष्ट्रवादियों में मतभेद शुरू हो जाएगा। राष्ट्रवादियों में मतभेद शुरू हो जाएगा और यही मतभेद क्या करेगा?
यही मतभेद गृह युद्ध की शुरुआत करेगा। गृह युद्ध की शुरुआत में, जब गृह युद्ध की शुरुआत होगा तो राष्ट्रवादी सरकार को पूंजीवादी देशों का समर्थन होगा। पूंजीवादी देशों का समर्थन होगा और पूंजीवादी देशों के समर्थन में क्या होगा, अब गृह युद्ध जो है वो क्या हो जाएगा, ये गृह युद्ध हिंसक या खूनी क्रांति हो जाएगा। खूनी क्रांति का रूप धारण करेगा और खूनी क्रांति का रूप धारण करने के साथ क्या होगा, परिणाम क्या होगा, परिणाम अंततः 1949 में साम्यवादी सफल होंगे और क्या होगा, साम्यवादी सफल होंगे और राष्ट्रवादी ताइवान में जाकर शरण लेंगे। ताइवान में शरण लेंगे। कहानी खत्म हुआ। कहां पे क्या डाउट रह गया उसे पूछ लीजिए। यदि क्लियर है तो मुझे क्लियर का मैसेज दिखना चाहिए। चलिए भाई फटाफट संग का समाधान कीजिए। कोई ऐसा पहलू जो उलझा रह गया या सब कुछ सुलझ गया तो मुझे उसका फीडबैक चाहिए। नोट्स बनाया जाएगा, समय रहेगा तो शीत युद्ध शुरू किया जाएगा। चलिए भाई पूरा फ्लो चार्ट जो है एकदम से रमा हुआ है। कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? लेट्स कंटिन्यू। आइए भाई तो फटाफट चीन की क्रांति का हेडिंग दे दीजिए। और लास्ट में क्या होता है ना कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होता है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया जाएगा। पूंजीवादी देश जो रहते हैं साम्यवाद के विरोधी रहते हैं। जब साम्यवाद के विरोधी रहते हैं तो चीन की राष्ट्रवादी सरकार को समर्थन देते हैं और सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता भी उन्हीं को मिलता है, राष्ट्रवादी सरकार को मिलता है। अब मतभेद जो रहता है कि आम जनता की पुकार तो अब यह है भाई ने कि साम्यवादी ही नेतृत्व करें। जब आम जनता की पुकार हो गई कि साम्यवादी नेतृत्व करें और ये फिर से पश्चिमी देशों के सह पे इनका दमन करना चाहते हैं तो अंततः गृह युद्ध छिड़ जाता है। यह गृह युद्ध 1949 तक चलता है। राष्ट्रवादी मजबूत हो रहे हैं। जैसे रूस की क्रांति में मेंसेविक रहते हैं, मेंसेविकों को पश्चिमी देशों का समर्थन मिलता है। यहां पे राष्ट्रवादियों को पश्चिमी देशों का समर्थन मिलेगा। साम्यवाद लाल सलाम के सिद्धांत पे काम करता है। लाल सलाम मतलब रक्त की नदियां बहा करके ही अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं।
वो गृह युद्ध खूनी क्रांति बनता है, अंततः चुन चुन के सबको मारते हैं। 1949 तक राष्ट्रवादियों का सफाया हुआ, इतिहास घूम फिर करके अपने को दोहराया। कहा जाता है ना कि वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। एक दौर था कि साम्यवादियों को प्रस्थान करना पड़ा था कियांग्सी से सेंसी। अब ये दौर आया कि राष्ट्रवादी प्रस्थान करके भगते हैं कहां पे? ताइवान में। हाँ, राष्ट्रवादी जो रहते हैं वही ताइवान में, आज भी वो ताइवान में है। और उनका मानना है कि ये चीन हमारा है, हम राष्ट्रवादी हैं। अब तो साम्यवाद चीन में इतना मजबूत हो गया है, ताइवान को फूंक मारेगा तो उड़ जाएंगे। आइए भाई फटाफट ना, लेट नहीं किया जाए, नोट्स बना लिया जाए। चीन की क्रांति हेडिंग दे दीजिए और लिखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिखिए। चीन में सर्वप्रथम डॉक्टर सन यात सेन के प्रयासों से, चीन में सर्वप्रथम डॉक्टर सन यात सेन के प्रयासों से वर्ष 1911 में मांचू वंश के विरोध में विद्रोह किया गया, के विरोध में, विद्रोह नहीं क्रांति किया गया। मांचू वंश के विरोध में क्रांति किया गया और इस प्रकार राजवंश या राजतंत्र के शासन की समाप्ति के साथ, राजतंत्र के शासन की समाप्ति के साथ चीन में कोमिंटांग पार्टी के नेतृत्व में, कोमिंटांग पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी सरकार का गठन हुआ। राष्ट्रवादी सरकार का गठन हुआ। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट या पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। अब डॉक्टर सन यात सेन के, अब डॉक्टर सन यात सेन के तीन प्रमुख सिद्धांतों डैश दे करके, राष्ट्रीयता, जनतंत्र या गणतंत्र और समाजवाद के नेतृत्व में, समाजवादी विचारधारा के नेतृत्व में एक नवीन चीन के पुनर्निर्माण की आधारशिला और नवीन यात्रा की शुरुआत हुआ। नेक्स्ट पॉइंट। 1920 ईस्वी में रूस की क्रांति की सफलता के बाद
रूस की क्रांति की सफलता के बाद चीन में भी, रूस की क्रांति की सफलता के बाद चीन में भी साम्यवादी दल की स्थापना किया गया। चीन में भी साम्यवादी दल की स्थापना किया गया और धीरे धीरे यह दल अपना सामाजिक और वैचारिक आधार और धीरे धीरे यह दल अपना सामाजिक और वैचारिक आधार 1920 में उसका स्थापना 1917 कर लीजिए। 1917 में रूस की क्रांति की सफलता के बाद 1920 वाले को 1917 कर लीजिए। 1917 में रूस की क्रांति की सफलता के बाद चीन में भी साम्यवादी दल की स्थापना किया गया। चीन में भी साम्यवादी दल की स्थापना किया गया। अब ब्रैकेट में 1920 ईस्वी कर लीजिए, ब्रैकेट में 1920 ईस्वी। और धीरे धीरे यह दल अपना सामाजिक और वैचारिक आधार बढ़ाना शुरू कर दिया। अपना सामाजिक और वैचारिक आधार बढ़ाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, सन यात सेन ने चीनी साम्यवादी दल का समर्थन किया। चीनी साम्यवादी दल का समर्थन किया तथा वर्ष 1925 तक चीन में स्थिति सामान्य बना रहा। चीन में स्थिति सामान्य बना रहा। फुल स्टॉप। 12 मार्च 1925 को 12 मार्च 1925 को सन यात सेन की मृत्यु के पश्चात राष्ट्रवादी सरकार की सत्ता चान काई शेक के हाथों में आ गई। राष्ट्रवादी सरकार की सत्ता चान काई शेक के हाथों में आ गई। फुल स्टॉप। चान काई एक भीरू प्रवृत्ति का व्यक्ति था। चान काई एक भीरू ब्रैकेट में उसे क्या कहेंगे, भीरू प्रवृत्ति का ब्रैकेट में कर लीजिए कामचोर प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसके व्यक्तित्व में कई सारे दुर्गुण थे। जिसके व्यक्तित्व में कई सारे दुर्गुण हैं। माओवाद का कंसेप्ट यहीं से आया था। माओ से तुंग है, वहीं से माओवादी कहा जाता है। जिसके व्यक्तित्व में कई सारे दुर्गुण थे। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, चान काई शेक साम्यवादी व्यवस्था का धूर विरोधी था। चान काई शेक साम्यवादी व्यवस्था का धूर विरोधी था तथा माओ और उनके समर्थकों को
चीनी राष्ट्रवादी सरकार के लिए, चीनी राष्ट्रवादी सरकार ब्रैकेट में KMT, कोमिंटांग, KMT, चीनी राष्ट्रवादी सरकार के लिए एक खतरा मानता था, एक खतरा मानता था। इस प्रकार साम्यवादियों और राष्ट्रवादियों में, इस प्रकार साम्यवादियों और राष्ट्रवादियों में वैचारिक मतभेद बढ़ता गया, वैचारिक मतभेद बढ़ता गया और वर्ष 1927 से, और वर्ष 1927 से चीन में गृह युद्ध की स्थिति बन गई। चीन में गृह युद्ध की स्थिति बन गई। नेक्स्ट पॉइंट, बार बार चान काई शेक आ रहा है तो CKS कर लीजिए। चान काई शेक ने अब साम्यवादियों के नरसंहार का निर्णय लिया, साम्यवादियों के नरसंहार का निर्णय लिया और इसी दौरान वर्ष 1931 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया। वर्ष 1934 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया तथा मंचूरिया पर कब्जा कर लिया, तथा मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। ये मुझे बताइए, कल ही आप लोग का लास्ट क्लास है क्या? जो कैलेंडर में है वो कल ही 15 तक ही शायद लास्ट क्लास था। कल ही लास्ट क्लास है क्या आप लोगों का? जरा मुझे बताइएगा। आक्रमण कर दिया तथा मंचूरिया पे कब्जा कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, साम्यवादियों के दमन को देखते हुए, साम्यवादियों के दमन को देखते हुए 16 अक्टूबर 1934 को, 16 अक्टूबर 1934 को साम्यवादियों ने महाप्रस्थान का निर्णय लिया। साम्यवादियों ने महाप्रस्थान का निर्णय लिया और कियांगसी से सेंसी के लिए, और कियांगसी से सेंसी के लिए महाप्रस्थान किया। कियांगसी से सेंसी के लिए महाप्रस्थान किया और इस प्रकार लगभग एक वर्ष पश्चात, और इस प्रकार लगभग एक वर्ष पश्चात बीस अक्टूबर 1934 को साम्यवादी सेंसी प्रांत पहुंचे। साम्यवादी सेंसी प्रांत पहुंचे। फुल स्टॉप। कुल 90,000 साम्यवादियों ने महाप्रस्थान किया था। कुल 90,000 साम्यवादियों ने महाप्रस्थान किया था और मात्र 20,000 जीवित सेंसी प्रांत पहुंचे।
मात्र 20,000 जीवित शेंसी प्रांत पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे में भी चान काई शेक साम्यवादियों के दमन का निर्णय लिया। और इस प्रकार माओ ने जापान को मातृभूमि से खदेड़ने का प्रस्ताव रखा, जिससे दोनों के मध्य 10 फरवरी 1937 को एक समझौता हुआ और शांति प्रस्ताव के अंतर्गत युद्ध विराम की स्थिति बनी। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर दुनिया के लगभग सभी बड़े देश इस युद्ध में शामिल हुए और राष्ट्रवादी चीनी सरकार ने ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का समर्थन किया। नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर पूंजीवादी विश्व और साम्यवादी रूस के मध्य वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुआ तथा साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए पूंजीवादी देशों ने चीन में राष्ट्रवादी सरकार को समर्थन दिया ताकि चीन में साम्यवाद के प्रसार को रोका जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार चीन में एक बार पुनः
किसानों और मजदूरों के मुद्दे पर, चीन में एक बार पुनः किसानों और मजदूरों के समर्थन के मुद्दे पर साम्यवादियों की राष्ट्रवादी सरकार से मतभेद हुआ तथा गृह युद्ध की शुरुआत हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, अंततः 1949 के रक्त रंजित चीनी क्रांति में, अंततः 1949 के रक्त रंजित चीनी क्रांति में साम्यवादियों की विजय हुई और राष्ट्रवादी चीन छोड़कर अंततः राष्ट्रवादी और उनके समर्थक चीन छोड़कर अंततः ताइवान में जाकर शरण लिए। हेडिंग दे दीजिए, चीन में साम्यवादियों की सफलता के कारण। पहला लिखिए, रूसी साम्यवादी क्रांति से प्रेरणा। नेक्स्ट कीजिए, माओ का सशक्त नेतृत्व और दूरदर्शी नीतियों से चीनी जनमानस का समर्थन मिला और अंततः बहुसंख्यक किसानों के सहयोग से ही चीनी क्रांति सफल हुआ। देखिए, रूसी साम्यवादी क्रांति और चीनी साम्यवादी क्रांति में अंतर क्या है, यह ऑप्शनल का मुद्दा है। रूस में जो क्रांति सफल हुआ था वो मजदूरों के समर्थन से सफल हुआ था, चीन में किसानों के समर्थन से सफल हुआ। तो यही चीनी साम्यवाद और रूसी साम्यवाद में प्रमुख अंतर है। अगला हेडिंग दीजिए, चीन में शिक्षा का विकास और प्रगतिशील तथा बुद्धिजीवी वर्ग ने साम्यवादियों को समर्थन दिया तथा प्रगतिशील और बुद्धिजीवी वर्ग ने साम्यवादियों को समर्थन दिया। अगला पॉइंट दीजिए, चीन में पश्चिमी शक्तियों के प्रति घृणा की भावना, 19वीं
19वीं शताब्दी के मध्याह्न से ही थी या 19वीं शताब्दी के मध्य से ही थी। अतः अवसर आने पर उसी विद्रोही शक्तियों ने साम्यवादियों को समर्थन दिया। उसी विद्रोही शक्तियों ने साम्यवादियों को समर्थन दिया और क्रांति सफल हुई। नेक्स्ट, चीन में कोमिंटांग पार्टी और चांग काई शेक के अक्षम नेतृत्व की अलोकप्रियता बढ़ती गई, जिसका प्रत्यक्ष लाभ साम्यवादियों को मिला। नेक्स्ट, साम्यवादियों के अधीन क्षेत्र में तीव्र आर्थिक विकास ने शेष चीन को भी साम्यवादी मॉडल की तरफ आकर्षित किया और अंततः साम्यवादियों की विजय हुई। हेडिंग दे दीजिए, चीनी क्रांति का प्रभाव। हेडिंग दे दीजिए, चीनी क्रांति का प्रभाव। उसके नीचे हेडिंग दे दीजिए, चीन पर प्रभाव। पहला पॉइंट लिखिए, राष्ट्रवादी शासन ब्रैकेट में चांग काई शेक के निरंकुश शासन व्यवस्था की समाप्ति हुई। राष्ट्रवादी शासन ब्रैकेट में चांग काई शेक के निरंकुश शासन व्यवस्था की समाप्ति हुई। नेक्स्ट, राष्ट्रवादी और उनके समर्थक चीन की मुख्य भूमि छोड़कर ताइवान में शरण लिया। नेक्स्ट, चीन में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार का गठन हुआ। चीन में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार का गठन हुआ। नेक्स्ट है, चीन ने आर्थिक विकास विशेषकर कृषि क्षेत्र में क्रांति का साक्षी बना और नवीन कम्यून कृषि को बढ़ावा दिया गया।
और नवीन कॉम्यून कृषि व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट, नवीन साम्यवादी सरकार के द्वारा बंद अर्थव्यवस्था का पालन किया गया। बंद अर्थव्यवस्था का पालन किया गया। हेडिंग दे दीजिए विश्व पर प्रभाव। हेडिंग देना है विश्व पर प्रभाव। पहला पॉइंट, साम्यवादी व्यवस्था का चीन की साम्यवादी क्रांति की सफलता से सफलता से और ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। नेक्स्ट, शीत युद्ध में यूएसएसआर का पक्ष चीनी क्रांति की सफलता से और ज्यादा मजबूत हुआ। यूएसएसआर का पक्ष चीनी क्रांति की सफलता से और ज्यादा मजबूत हुआ। नेक्स्ट, एक सशक्त चीन के उभरने से साम्यवादी चीन ने साम्राज्य विस्तारवादी नीति का पालन किया। साम्राज्य विस्तारवादी नीति का पालन किया और जबरन तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तथा भारत के साथ 1962 में युद्ध इसी साम्राज्य विस्तारवादी नीति का परिणाम था। नेक्स्ट, अमेरिका ने चीन को ब्रैकेट में साम्यवादी चीन को वैश्विक व्यवस्था से अलग थलग रखने की नीति अपनाई। वैश्विक व्यवस्था से अलग थलग रखने की नीति अपनाई तथा सुरक्षा परिषद में साम्यवादी चीन की सदस्यता को न स्वीकार करके साम्यवादी चीन की सदस्यता को न स्वीकार करके राष्ट्रवादी या ताइवान वाले चीन को सदस्यता दिया। जब 1970 के दशक में रूस और चीन के मध्य संबंध तनावपूर्ण हो गए
रूस और चीन के मध्य संबंध तनावपूर्ण हो गए, तब जाकर साम्यवादी चीन की अस्थायी सदस्यता को सुरक्षा परिषद में मान्यता मिला। हेडिंग दे दीजिए भारत पर प्रभाव। पहला पॉइंट लिखिए, साम्यवादी चीन के विस्तारवादी नीति से भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा के मर्यादा का उल्लंघन हुआ। मैकमोहन रेखा के मर्यादा का उल्लंघन हुआ तथा साम्यवादी चीन ने नस्लीय समानता के आधार पर उत्तर पूर्वी भारत के एक बड़े क्षेत्र ब्रैकेट में नेफा कर लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश को उस जमाने में नेफा कहा जाता था। उत्तर पूर्वी भारत के एक बड़े क्षेत्र नेफा और लद्दाख पर अपना दावा किया। और जबरन भू अधिग्रहण की नीति अपनाई। नेक्स्ट, भारत के मैत्री संबंध के बावजूद, भारत के चीन से कर लीजिएगा, भारत के चीन से मैत्री संबंध के बावजूद ब्रैकेट में पंचशील समझौता ब्रैकेट क्लोज, साम्यवादी चीन ने तिब्बत का अधिग्रहण किया। नेक्स्ट, 1962 में चीन के द्वारा भारत पर एक तरफा आक्रमण, वर्ष 1962 में चीन के द्वारा भारत पर एक तरफा आक्रमण और लगभग 44,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र पर जबरन कब्जा किया गया। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी भारत के लोगों तथा जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीजा देने की नीति का पालन जो आज भी जारी है। स्टेपल वीजा मतलब वीजा को ऊपर से स्टेपल किया जाता है,
मतलब ये क्षेत्र भारत का नहीं है। जम्मू कश्मीर को वो पाकिस्तान का मानते हैं और उत्तर पूर्वी भारत को अपना मानते हैं। तो यहाँ के अगर लोग, कोई खिलाड़ी है या कोई जाए चीन, उन्हें स्टेपल वीजा दिया जाता है। अगला लिखिए, चीन के द्वारा भारत में माओवाद के प्रसार की नीति का पालन किया जाना। माओवाद के प्रसार की नीति का पालन किया जाना। एक और अंतिम है, भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए नक्सलवादी गतिविधियों को समर्थन दिया जाना। भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए नक्सलवादी गतिविधियों को चीन के द्वारा समर्थन दिया जाना। कुछ और भी आईआर जब करेंगे तो आईआर में फिर से ये सब आपको करना है। तो वहां पे कुछ करंट अफेयर से जोड़ सकते हैं, जैसे अभी जो है साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है, 9 डैश लाइन है, भारत के साथ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति है, घेरे की नीति है, OBOR प्रोजेक्ट जो है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव्स है, सीपा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC कॉरिडोर कहते हैं, वो है, चाइनीज सिल्क रूट जो है। तो ये सब करेंट डेवलपमेंट में भारत पर प्रभाव के अंतर्गत दिखा सकते हैं। तो चलिए भाई, चीन की क्रांति समाप्त हुआ। कल हम लोग शीत युद्ध किया जाएगा, शीत युद्ध पे केवल समझा जाएगा, नोट्स मैं आप लोग को दिलवा दूंगा। और उसके बाद फिर अंतिम एक मुद्दा बच जाएगा, औपनिवेशीकरण, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया का औपनिवेशीकरण, डीकोलोनाइजेशन ऑफ लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। तो आइए, आज की क्लास की सीमा हम लोगों की यहीं तक। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी मंच पर। टिल देन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।